Hello guys, welcome to my YouTube channel UPSC CA। आज मैं आपके सामने एक करंट अफेयर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, इंडिया नेपाल रिलेशंस। एंड ये जो टॉपिक है ये जून में एंड जुलाई में काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आज मैं आपके लिए कंपाइलेशन लेकर आई हूँ। आई होप ये आपके लिए आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प कर पाएगा। इसमें मैं जो भी आपके टॉपिक हैं स्टैटिक रिलेटेड वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप मैं आपके साथ इन्हें सक्सेसफुली डिलीवर कर सकूं आज। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेपाल के बारे में क्या है, तभी हम इंडिया और नेपाल के रिलेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल पास्ट में एक मोनार्की रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर पहले 5 कॉन्स्टिट्यूशंस आपके अभी तक अडॉप्ट कर लिए गए हैं, ठीक है। कब कब? 1948 में, 1951, 1959, 1962, 1990। ये जो ईयर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इन 5 सालों में 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर एक्सेप्ट किया गया। अब ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जो 5 कॉन्स्टिट्यूशंस लागू कर दिए गए और कोई भी एक नहीं चल पा रहा अभी तक? क्योंकि वहाँ पर रूल था किंग का, मोनार्की वहाँ पर एस्टेब्लिश थी। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस वहाँ पर लाए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे, ये मोनार्क ने ही वहाँ पर ग्रांट किए थे, अपनी ही कुछ जो पावर्स हैं उन्हें डिवॉल्व कर दिया था। तो अब वहाँ पर जो मेन इशू है इन 5 कॉन्स्टिट्यूशंस को लाने का, वो क्या है? रोल ऑफ मोनार्की है। क्योंकि जो वहाँ का मोनार्क है वो अपनी पावर्स को कंप्लीटली नहीं डिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो कुछ पावर अपने पास, सफिशेंट अमाउंट ऑफ पावर को अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी गवर्नमेंट बनती है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। सो लास्ट अभी 1990 में वहाँ पर जो किंग है उन्होंने मल्टी पार्टी कंपटीशन वाली एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए, ठीक। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर बहुत ज़्यादा एजिटेशंस चलते रहे, क्योंकि जो मोनार्क का इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की वर्किंग में वो चलता रहा। तो वहाँ पर जो एजिटेशन चलता था, कुछ ग्रुप चाहते थे कि जो गवर्नमेंट वहाँ पर एस्टाब्लिश हो वो रिपब्लिकन होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो दूसरी ही कुछ और भी लोग थे जो वहाँ पर चाहते थे कि एक लिमिटेड मोनार्की आए, ठीक है। लिमिटेड मोनार्की का मतलब क्या हुआ? किंग ही अपनी कुछ पावर्स को कम कर दे, ठीक है। इतनी कम कर दे कि जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होगी वो प्रॉपरली काम कर ले, ठीक। तो मोनार्क का जो कंट्रोल है पूरे स्टेट पे वो लिमिट हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड मोनार्की। एंड रिपब्लिकन क्या होता है? जब आपका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कोई जनरेशन टू जनरेशन चेंज होने वाला किंग नहीं रहेगा, मोनार्क नहीं रहेगा, कोई भी एक ही पर्टिकुलर फैमिली पूरे स्टेट के ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगी, बल्कि आपका जो हेड होगा वो जनरली आपको इलेक्टेड मिलेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिपब्लिकन पॉलिटी। तो कुछ लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश हो वो रिपब्लिकन हो, कुछ चाहते थे आपकी लिमिटेड मोनार्की हो। तो इस तरीके से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन अभी तक चले जा रहा था। फिर अभी रिसेंटली अक्टूबर 2002 के अंदर जो किंग है वहाँ पर उन्होंने सारी ही पावर अपने अंडर कंट्रोल कर ली, कंसंट्रेट कर ली वापस से। तो वहाँ पर अब और ज़्यादा एजिटेशन होगा। लोग ऑलरेडी चाह रहे थे मोनार्की नहीं चाहिए भाई, हर जगह तो यहाँ पर सभी ज़्यादातर जो वर्ल्ड है वहाँ पर क्या आ चुकी है, गवर्नमेंट्स आ चुकी हैं जो लोगों के अकॉर्डिंग चलती है, और वहाँ पर किंग का रूल है। तो नेपाल के लोग चाहते थे कि भाई हटो। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी काफ़ी डिमांड रेज हुई कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और हमें एक गवर्नमेंट देगी।
फिर इतना ज़्यादा एजिटेशन होने के बाद जब किंग ने सारी पावर्स अपने अंडर कंट्रोल में ही ले ली, सारी पावर अपने पास रख ली, कोई गवर्नमेंट नहीं, कुछ नहीं, तो उन्होंने वहाँ पर इतना एजिटेशन के बाद लास्ट में किंग ने एक गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी पड़ी, उन्हें मजबूरन करनी पड़ी। और वो कैसी गवर्नमेंट थी? जो वहाँ पे हर किसी को एक्सेप्टेबल हो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई, इसने क्या किया? किंग की सारी पावर्स को ख़त्म कर दिया, मतलब मोनार्की ख़त्म हो गई। एंड 2008 में नेपाल एमर्ज होता है एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। ठीक है। फिर लास्ट में 2015 में ही नेपाल में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया एंड ये जो अब नेपाल है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है। अब हम जानते हैं कि करंट में अब क्या चल रहा है। ठीक है, अब क्या पॉलिटी चल रही है, ये हमें समझ आ गया कि नेपाल का अभी तक का क्या एक जर्नी रही है। मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू सा दिया है। देखिए, अब नेपाल में जो पीएम है, करंट पीएम है, वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? वो इसीलिए रहा क्योंकि ये जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं 4 डे विजिट के लिए इंडिया आए थे। एंड यहाँ पर जो भी उनके यहाँ विजिट करने पर जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जो इनोग्रेट हुआ है, वो सब हमारे लिए कवर करना कंपलसरी है, आप कह सकते हैं ऐसा। वही जानने के लिए एक बार देख लेते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स लीडर्स के द्वारा जो दी गई हैं वो क्या है। जैसे कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ से इंडिया से जब विजिट करके वापस गए तो उन्होंने अपनी विजिट को काफ़ी सक्सेसफुल बताया। ठीक है। अब ये जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रचंड, ऐसा नहीं है पहली बार ही इंडिया आए हैं, नहीं, इससे पहले भी वो आ चुके हैं। 2008 2016 में भी वो यहाँ पर विजिट कर चुके हैं इंडिया में एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये उनका तीसरा विजिट था, लेकिन उन्होंने इसी विजिट को काफ़ी सक्सेसफुल कहा है क्योंकि काफ़ी सारे कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज चल रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, वो काफ़ी स्किलफुली हैंडल किए गए हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इंडिया की तरफ से क्या स्टेप रखा गया है। तो 2014 प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने स्टार्टिंग में 2014 में, तो उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए, नेबरहुड फर्स्ट। इस पॉलिसी को अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसको आप काफ़ी अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो नेबरहुड पॉलिसी है, इस अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया के जो भी नेबरहुड के कंट्रीज़ है वहाँ पर विजिट किया ताकि जो रिलेशंस है उनकी नई बिगनिंग कर सके। तो नेपाल में भी विजिट किया उन्होंने अगस्त 2014 में। तो वहाँ पर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्रोनिम दिया था HIT, जिसका मतलब है हाईवेज, इन्फोवेज एंड ट्रांसवेज। मतलब ये एक बेसिस दे दिया कि भाई इस बेस पे हमारे रिलेशंस को हम और आगे फर्दर लेकर जाते हैं। लेकिन 2015 में वहाँ पर जो रिलेशंस है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो थोड़े से मेलो डाउन हुए क्योंकि वहाँ पर जो पीएम आए वो आपके काफ़ी हद तक चाइना ओरिएंटेड थे। ठीक है। तो ये चाइना ओरिएंटेड होना ना होना उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, जो नेपाल है उसके नॉर्दर्न साइड में आपको चाइना मिलेगा, उसके आप कह सकते हो ऑलमोस्ट सदर्न साइड में आपको इंडिया मिलता है। ठीक। तो नेपाल की जो पॉलिटी है वो काफ़ी हद तक जो इफ़ेक्ट होती है वो चाइना की वजह से भी इफ़ेक्ट होती है। एंड वहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पर पावर में आती है, उसके अकॉर्डिंग उनका स्टांस इंडिया की तरफ चेंज होता है। मतलब कभी कभी वो जो भी पीएम होते हैं, अगर इंडिया की तरफ उनका फ्रेंडली नेचर होता है तो जो वो पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं वो इंडिया के फेवर में होती हैं। लेकिन कभी कभी चाइना की तरफ टिल्ट वाले भी पीएम वहाँ पर पावर में आ जाते हैं। जैसे कि
जो अभी लास्ट पीएम रह चुके हैं वो हैं मिस्टर खड़क प्रसाद ओली। ये जो पीएम वहां पर रहे हैं वो काफी प्रो चाइना टिल्ट के थे, जिस वजह से जो भी उनकी तरफ से स्टेप लिए जाते थे वो आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट इंडिया के अगेंस्ट ही थे। हम आगे भी जानेंगे कौन से ऐसे स्टेप्स उन्होंने लिए भी हैं। ठीक है, तो जो अभी प्रेजेंट पॉलिटिक्स चल रही है वो जान लेते हैं, ताकि थोड़ा और आपको समझ आ जाए कि मिस्टर प्रचंड ने अपनी इस थर्ड विजिट को इतना सक्सेसफुल क्यों कहा है, इतना सेलिब्रेट क्यों किया है। तो जो मिस्टर प्रचंड है वो सीपीआई सीपीआई माओइस्ट लीडर है। ठीक है, तो ये जो सीपीआई माओइस्ट लीडर रह चुके हैं, वहाँ पर जो नेपाल में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक लाने के लिए जो एजिटेशन चला था पास्ट में, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। ये काफ़ी फोर फ्रंट में रहे थे। ठीक है, तो अभी इन्होंने पावर में आने के लिए पहले मिस्टर ओली के साथ ही अपना कहते हैं गठबंधन किया था ताकि वो पीएम बन सके। लेकिन अभी कुछ लगभग 6 महीने ही हुए हैं, और उसके बाद अभी मार्च के बाद मिस्टर ओली साहब ने अपना जो सपोर्ट था वो विड्रॉ कर लिया। अब मिस्टर प्रचंड को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए किसके साथ हैंडशेक करना पड़ गया? मिस्टर दुबे हेडेड नेपाली, वहाँ पर जो नेपाली कांग्रेस है उनके साथ उन्होंने अपना हैंडशेक किया एंड वापस से अपनी पावर में आ गए एज अ न्यू पीएम। ठीक, तो जो ये वाली नई नेपाली कांग्रेस है, ये काफ़ी आपकी इंडिया ओरिएंटेड है, मतलब इंडिया की तरफ ज़्यादा इनका रुझाव है। ठीक है, तो इसीलिए भी अब मिस्टर प्रचंड को अगर पावर में रहना है तो उन्हें अब अपनी जो कॉलिशन गवर्नमेंट है उनके अंदर जो दूसरी पार्टी उसको भी खुश रखना होगा। इसीलिए ये कुछ हद तक जो भी अब डिसीजंस लेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि उन्हें खुश रख सके। नेपाल इंडिया की तरफ ज़्यादा टिल्ट रहेगा, इसलिए इन्होंने काफ़ी अपनी थर्ड जो विजिट है उसे सक्सेसफुल कहा है। ठीक है, एंड जो हमारे पीएम हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ये जो विजिट है उस पर एक स्टेटमेंट दी होगी, तो वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि उन्होंने बोला है कि ये जो हमारी रिलेशनशिप है वो काफ़ी हिट है, सुपर हिट रिलेशनशिप है, जो कि काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है, हिमालयन हाइट्स को टच कर सकती है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ये शो करने के लिए कि इंडिया की तरफ से क्या अभी तक स्टैंड चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वहाँ पर ये जो इंडिया ओरिएंटेड स्टांस हमारी गवर्नमेंट को कैसे अश्योर हुआ, जो हमारे पीएम ने उन्हें इतने अच्छे से वेलकम किया। मिस्टर प्रचंड जब यहाँ पर इंडिया आने वाले थे उससे कुछ घंटों पहले ही वहाँ पर जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामचंद्र, सॉरी मेरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, पॉडल। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। सो ये जो न्यूली इलेक्टेड नेपाल के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का उनका नेपाल का एक सिटीजनशिप लॉ है, उसको अपना अमेंडमेंट के लिए जो अमेंडमेंट थी उसको ग्रांट दे दी है, अपनी एसेंट दे दी है। ठीक है, अब ये क्या है, नेपाल में अभी पहले कुछ महीनों पहले ही एक सिटीजनशिप लॉ लेकर आए थे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी इंडियन विमेन या मेन, ठीक है मोस्टली हम वुमेन की बात कर लेते हैं, जो विमेन फॉरेनर्स हैं जो भी नेपालीज के साथ शादी करके नेपाल में जाते हैं, उन्हें 7 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाता था बिफोर उनको कोई भी सिटीजनशिप या पॉलिटिकल राइट देने से पहले। मतलब जैसे शादी हुई, शादी करने के बाद तुरंत अगर कोई भी इंडियन विमेन नेपाल जाती है तो उसको जाते ही सिटीजनशिप और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे दिए जाते थे। ठीक है, ये था उनका सिटीजनशिप लॉ। लेकिन अब जो अमेंडमेंट लाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी विमेन फॉरेनर्स होंगी जो नेपालीज के साथ शादी करेंगी, उनको सिटीजनशिप और पॉलिटिकल राइट्स दे दिए जाएंगे। कोई भी विदाउट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी
7 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी इंडियन वुमेन जो तराई रीजन की जाएगी उन्हें ये पॉलिटिकल राइट्स और सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। तो ये जो सिटीजनशिप का लॉ है उसे एसेंट दे दी गई है, जबकि इनसे पहले वाले जो वहाँ पर पीएम थे उन्होंने प्रीवियस सॉरी पीएम नहीं, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस लॉ को काफ़ी टाइम तक, कुछ काफ़ी महीनों तक ब्लॉक करके रखा हुआ था, एसेंट नहीं दी थी। ठीक है, तो इसीलिए भी हमारी गवर्नमेंट को एक अश्योरेंस ही मिली कि चलो हमारे लिए कुछ, हमारे इंडियन सिटीजन्स अगर वहाँ जा रहे हैं तो भाई उन्हें ये राइट्स मिल रहे हैं, तो एक थोड़ा हमारी तरफ स्टैंड हो गया। इसीलिए भी हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स अच्छे लिए गए हैं। ठीक है, अब जो दूसरी नोटिसेबल आपको चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि मिस्टर प्रचंड जब इंडिया आए हैं तो उन्होंने उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर महाकाल टेम्पल विजिट किया है। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने कहा था कि मिस्टर प्रचंड माओइस्ट लीडर हैं, एंड जो माओइस्ट बिलीफ रखते हैं, जो माओइस्ट पीपल होते हैं, उनका उनका एक मानना है, उनका जो एक थॉट है कि जो रिलीजन होता है इज ओपियम टू मासेस। ठीक है, कि जो भी बुर्जुआज होते हैं उनकी तरफ से रिलीजन को कॉमन पीपल को यूज़ किया जाता है रिलीजन के नाम पर, मतलब रिलीजन का यूज़ करके वो कुछ भी अपना कॉमन पीपल को बेवकूफ़ बना लेते हैं। इस तरह की कोई सोच है, तो ज़्यादा वो रिलीजन में नहीं मानते हैं। तो मिस्टर प्रचंड का महाकाल टेम्पल में जाना भी काफ़ी एक स्टेप माना गया है कि हाँ वो अब इंडिया की तरफ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, कुछ फेवर्स चाह रहे हैं वो। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट्स पे आते हैं जो हमें लिखने को चाहिए होंगे मेंस में या फिर आपके प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं। सो हम जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस के ऊपर बेस्ड हैं, उन्हें आप 3 बड़ी हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हो: हाइड्रो पावर सेक्टर, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, एंड जो नेपाल का एक्सेस है टू द मार्केट्स अब्रोड थ्रू इंडिया। मतलब इंडिया के थ्रू ही वो आपके जो दूसरे मार्केट है जैसे कि बांग्लादेश हो गया, वहाँ पर वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हम इंडिया के थ्रू ही क्यों, क्योंकि नेपाल एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, उसके नॉर्दर्न साइड में हिमालयाज आ जाते हैं और उसके ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न साइड में इंडिया है। तो अगर उसे कहीं और एक्सेस करना भी है, कोई और मार्केट एक्सेस करना है, तो वो इंडिया के थ्रू ही जा सकता है। इसीलिए कुछ एग्रीमेंट्स इससे रिलेटेड भी हैं। तो जो मेन टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, दिमाग हमें याद होने चाहिए, उनको मैं अब कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला ले लेते हैं हाइड्रो पावर कॉरपोरेशंस के ऊपर क्या लिया गया है स्टेप। तो देखिए जो नेपाल है वहाँ पर इकोनॉमिकली वो कितनी पोटेंशियल रखता है हाइड्रो पावर की, वो है 50,000 मेगावाट, लेकिन इंस्टॉल्ड कितनी है, सिर्फ 12,000 मेगावाट। तो इसका मतलब वो बाकी की अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे कैसे पूरा करता है, इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी इम्पोर्ट करके, सॉरी। तो वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था। लेकिन अब धीरे धीरे आज के टाइम की अगर आज की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, लगभग 2200 मेगावाट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर जब सीज़न चलता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिवर्स में काफ़ी पानी रहता है, तो उस टाइम पर ये एक्सपोर्ट भी कर पा रहा है। अब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कुछ प्लांट्स वगैरह लगा लिए हैं इसी वजह से। जैसे कि अभी इनका जो ट्रांसमिशन है टू इंडिया 452 मेगावाट्स तक पहुंच चुका है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी हमें आराम से दे देते हैं, ट्रांसमिट कर लेते हैं। एंड जब वहाँ पर लीन सीजन चल रहा होता है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए नेपाल इंडिया पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये जो डिपेंडेंसी है वो भी काफ़ी हद तक ड्रॉप हो चुकी है, फ्रॉम 20% टू 10% हो चुकी है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। ठीक, अब देखिए क्या मेन एग्रीमेंट हुआ है जो याद रखना है, वो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ही साइड्स ने एक लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ठीक है, 10 साल का एग्रीमेंट किया गया है जिसके अंदर
10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इंडिया नेपाल से खरीदेगा। ठीक है, 10 साल के फ्रेम में ये एग्रीमेंट हुआ है। अब जो ट्रांसमिशन की लाइंस हैं वो 50 मेगावाट की भी अभी स्टार्ट भी होने वाली हैं। तो मेन आपको ये एग्रीमेंट याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो एग्रीमेंट आपको याद होना चाहिए वो ये है कि नेपाल ने जो डिमांड की कि भाई हमें दूसरा अब्रॉड एक मार्केट एक्सेस करने दिया जाए थ्रू इंडिया, तो इंडिया ने उससे एग्री किया है और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर सकता है बांग्लादेश को। ठीक है, किसके थ्रू? इंडिया के थ्रू वो कर सकता है। एंड ये शो करता है क्या? इंडिया का सब रीजनल कॉपरेशन, की कैसे इंडिया रीजनली कॉपरेट कर सकता है। ठीक है, तो आप इस वाले पॉइंट को यूज़ कर सकते हो जब भी आपको ये शो करना हो कि इंडिया बहुत कॉपरेटिव है इंटरनेशनली भी। ठीक है, अब आगे देखिए, जो तीसरा आपको एग्रीमेंट याद रखना है, जो दो इम्पॉर्टेंट हुए हैं, वो एमओयू हुआ है बिटवीन इंडिया के एनएचपीसी, एनएचपीसी मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एंड नेपाल का विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच में, कि वो डेवलप करेंगे फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, एक पहले भी हो चुका है, लगभग लास्ट ईयर कुछ हुआ था 1200 मेगावाट का। अब एक नया एग्रीमेंट, एक नया एमओयू भी साइन हो चुका है। दूसरा, एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बिटवीन एसजेवीएन, एसजेवीएन मतलब सतलुज जल विद्युत निगम इंडिया की है, एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल के बीच में। ठीक है, तो ये भी पहले भी 2018 में भी कर चुके हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है इनका। अब ये एमओयू लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक एमओयू स्टार्ट मतलब साइन हो गया है अरुण 4 के लिए, एंड ये भी जल्दी पूरा हो जाएगा फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन से एग्रीमेंट हुए हैं। दोनों ही जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वहाँ उन्होंने वीडियो लिंक के थ्रू ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को अटेंड किया है ऑफ गोरखपुर भोतवाल ट्रांसमिशन लाइन, जो इंडियन साइड में है। एंड एक ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, उसका एक रिवाइज्ड वर्जन साइन कर लिया है दोनों कंट्रीज ने। अब ये ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट क्या है कि नेपाल एक्सेस कर सकता है इंडिया के इनलैंड वाटरवेज को। ये याद रखिएगा, मैंने बोल्ड में इसीलिए शो किया है। ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट क्या है जो इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है, कि नेपाल एक्सेस कर सकते हैं इंडिया के इनलैंड वाटरवेज को। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स हैं अपनी विजिट के दौरान उन्होंने इनॉग्रेट की है एक कार्गो ट्रेन फ्रॉम वाथनाहा इन नेपाल टू नेपाल के कस्टम यार्ड तक। ओके, वाथनाहा इन इंडिया से नेपाल के कस्टम यार्ड तक एक कार्गो ट्रेन का भी इनॉग्रेशन किया गया है। एंड कुछ रेलवे लाइन जो रेलवे लाइन है उसे बिल्ड किया गया है थ्रू इंडिया की ग्रांट, मतलब इंडिया ने पैसे दिए हैं कि लो बना लो। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट आपको याद रखना पड़ेगा वो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। इनका भी काफ़ी इनॉग्रेशन हुआ है। जो आपको एक याद रखना है वो है नेपालगंज इन नेपाल एंड रुपाई दीहा ऑन इंडियन साइड। इन दोनों के बीच में एक चेक पोस्ट है, उसका इनॉग्रेशन हो गया है। अब चेक पोस्ट क्या होता है? एक मतलब एक एंट्री गेट की तरह हो गया जहाँ पर आप मूवमेंट कर सकता है, पीपल भी मूवमेंट कर सकते हैं, गुड्स के मूवमेंट की फैसिलिटी हो जाएगी। ठीक है, एंड एक और एमओयू भी साइन कर लिया है कि जो धोदरा एंड चांदनी के बीच में बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके पास ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 7 जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं या जो भी स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं। तो इन सातों को आपको ज़रूर याद रखना है जो इस विजिट के दौरान हुआ था। ठीक है, तो देखो ये करंट अफेयर ये जो जून के महीने में रहा है वो पूरा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। रिलेशंस तो तभी हमें समझ आएंगे ना जब इश्यूज भी समझ आएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा टाइम तो अभी जो चल रहा है वो तो हमने समझ लिया, अब ज़रा इश्यूज देख लेते हैं। इश्यूज जो मेन मैं लेकर आई हूँ वो 3 मैं हाईलाइट कर रही हूँ। 3 डिफ़िकल्ट इश्यूज हैं, 2 तो हमारे रीसेंट ओरिजिन में ही है, अभी जो आए थे काफ़ी न्यूज़ में रहे थे। एंड जो थर्ड है वो एक लेगेसी इशू है, मतलब जो बहुत लंबे टाइम से चले जा रहा है।
ठीक। तो देखिए जो लेटेस्ट इशू है वो है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम आप सभी को पता है क्या है, कि हमारे जो इंडिया में जो भी स्टूडेंट्स आर्मी में जाना चाहते हैं उनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये अग्निपथ स्कीम है। तो इसी के ही अंडर रिक्रूटमेंट ऑफ गुरखा सोल्जर्स जो हमारी इंडियन आर्मी है अंडर गुरखा रेजिमेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन जो नेपाल है वो इसके अगेंस्ट है, ठीक है। नेपाल चाह नहीं रहा, क्यों नहीं चाह रहा इसके बारे में हम अभी नीचे शेयर करते हैं, ठीक है। सेकंड जो इशू है वो एक बाउंड्री इशू है, काला पानी बॉर्डर इशू हम इसको कहते हैं, बाउंड्री इशू कहते हैं। एंड ये अभी 2020 में काफ़ी ज़्यादा रहा भी था, न्यूज़ में रहा था, क्योंकि वहाँ पर नेपाल ने क्या किया था, अपना एक मैप चेंज किया और यूनिलैटरली कर लिया, मतलब खुद कर लिया। बात नहीं करी इंडिया के साथ कि भाई मैं कुछ अपनी बाउंड्री थोड़ी लेफ्ट तो थोड़ी तेरी तरफ कर लूँ, ऐसा कुछ मतलब कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ठीक है। बस अपनी तरफ से उन्होंने कर दिया। तो वो काफ़ी न्यूज़ में रहते, काफ़ी एरिया इंडिया का नेपाल ने अपनी तरफ दिखा लिया था, जो काला पानी वाला एरिया है वो। एंड इसी को लेकर इंडिया ने काफ़ी अपोज भी किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट जो हम कह रहे थे कि थर्ड लेगेसी इशू है वो है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950। इस ट्रीटी के ऊपर भी इशू चल रहा है। तो चलिए देखते हैं तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं क्या क्या इश्यूज हैं। सबसे पहले सबसे इजी रहेगा समझना बॉर्डर डिस्प्यूट, वो देखते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट में दो एरियाज हैं जहां पर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। एक है काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन है वो इंडिया नेपाल एंड चाइना के बीच में। एंड जो दूसरा इशू है वो है सुस्ता एरिया, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के अंडर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं काला पानी रीजन का एरिया। ये जो काला पानी है वो एक वैली है, ठीक है। और इसे अभी फिलहाल जो एडमिनिस्टर कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। और ये पार्ट है हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के अंडर आता है ये, ठीक है। और कहाँ पर ये सिचुएटेड है, ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट के ऊपर ये पड़ता है। अब ये जो वैली है इसमें कुछ, वैली का मतलब क्या होता है, माउंटेन्स के बीच में कुछ प्लेन एरिया। तो जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी हाइट है माउंटेन्स की, लगभग 20,000 फीट के आसपास की हाइट है। तो वहाँ से हमारे इंडियन आर्मी को काफ़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट मिल जाती है उस एरिया की, मतलब वहाँ से आप काफ़ी दूर तक का एरिया ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है। बात यह है कि 1816 के अंदर नेपाल की किंगडम और ब्रिटिश के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई, 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपालीज वॉर हुई थी, जिसमें ब्रिटिश जीत गए, नेपालीज हार गए थे, ठीक है। अब ये जो वॉर हुई थी वो किसके अंडर हुई थी, तो उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो 1813 से लेकर 1823 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के अंडर ये आपकी वॉर हुई थी जिसमें नेपालीज हार गए थे और उन्हें ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इस ट्रीटी में जो एक क्लॉज है वो है कि काली रिवर नेपाल और इंडिया के बीच का वेस्टर्न बॉर्डर बनेगा। काली रिवर जो है वो ही डिमार्केट करेगी वेस्टर्न बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो रिवर के ओरिजिन के ऊपर ही है, सोर्स क्या है काली रिवर का, ज़रा मैप में देखते हैं थोड़ा और समझ आ जाएगा आपको। देखिए जैसे ये दिखाया हुआ है मैप में, काला पानी एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया, ये जो एरिया है तीन ट्राई जंक्शन क्यों का है हमने, कहाँ पर है, इधर ये हो गया नेपाल, ये हो गया इंडिया एंड ऊपर आपका चाइना हो गया, ठीक है। अब ये जो एरिया है
इसको मैं एक बार आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आप कह सकते हैं क्या है, लिम्पिया दूरा, ये एरिया है। यहाँ पर है काला पानी, ये काला पानी वैली है आपकी। एंड यहाँ पर है आपका, इससे थोड़ा नीचे यहाँ पर ईस्टर्न साइड पे लिपू लेक। सॉरी, थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है। ये जो आपका लिपू लेक पास है, काला पानी एंड लिम्पोदोरा, यहाँ पर इनके इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ही डिस्प्यूट है। तो वो देख लेते हैं कैसे। इंडिया के अकॉर्डिंग देखो भाई, काला पानी सॉरी काली रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू होता है, काला पानी वैली से शुरू होता है। ठीक है, एक सेकेंड में बता देती हूँ। इधर है नेपाल, इधर है इंडिया, इधर है चाइना। ठीक है, तो देखो इंडिया के अकॉर्डिंग काली जो रिवर है उसका नाम कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से पड़ता है, वो काला पानी से पड़ता है। ठीक है, यहाँ से रिवर स्टार्ट होती है भाई। ठीक है, ये इंडिया की बात है कि भाई यहाँ से शुरू होती है। तो आपका नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर कौन डिसाइड करेगी, काली रिवर ना। तो इस ओरिजिन से अगर रिवर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो एरिया है ये सारा इंडिया की साइड आएगा। ठीक है, लेकिन नेपाल कहते हैं नहीं, काला पानी से काली रिवर स्टार्ट नहीं होती, ये लिम्पादूरा से स्टार्ट होती है। तो अगर लिम्पादूरा से रिवर स्टार्ट हो रही है तो इसके ये वाला जो ईस्टर्न साइड वाला ये जो पोर्शन है सारा किसके अंडर आएगा, नेपाल के अंडर आएगा। ठीक है, तो एरिया कौन सा हो गया जो डिस्प्यूट में हो गया, ये जो मैंने शेड किया है, कोशिश की है, ये वाला एरिया किसके डिस्प्यूट में है, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया का स्टांस क्या है, याद रखना, काला पानी से ही काली रिवर का सोर्स है, इसीलिए रिवर का जो सोर्स है उससे ऊपर का जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये ट्रीटी के अंदर नहीं आता, तो नेपाल का बॉर्डर के अंदर नहीं आएगा, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया रहेगा, ठीक, ये इंडिया का है। नेपाल कहता है नहीं, काली रिवर कहाँ से शुरू होती है, लिम्पादूरा, यहाँ से स्टार्ट होती है भाई काली रिवर। तो रिवर अगर ऐसे चल रही है, थोड़ा साफ कर देते हैं, अगर रिवर आपकी इस तरीके से चल रही है, यहाँ से चल रही है, ठीक, तो वेस्टर्न बाउंड्री तो डिसाइड करेगी काली रिवर नेपाल की। तो भैया ये वाला एरिया आपका है, ये पूरा हमारा है। ठीक है, ये बात चल रही है। तो ये डिस्प्यूट है। अब ये डिस्प्यूट जो है इसके बारे में मैं अब थोड़ा आगे और बताती हूँ कि इतना डिस्प्यूट क्यों बना हुआ है। एक और है सुस्ता रीजन, मैंने क्यों होल्ड पे रखा है, क्योंकि सुस्ता रीजन भी रिवर की वजह से डिस्प्यूट में है। और यहाँ जो रिवर है वो है गंडक रिवर, गंडक रिवर यहाँ पर मेन रीज़न है। ठीक, सुस्ता जो एरिया है वो इसी के ही बैंक के ऊपर है, गंडक रिवर के ऊपर ही बैंक पर है। और जो गंडक रिवर है उसे नेपाल में कहा जाता है नारायणी रिवर। एंड ये जो गंडक रिवर है वो गंगा को ज्वाइन करती है नियर पटना, बिहार में। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो गंडक रिवर है इसने भी अपना पाथ चेंज कर लिया है, डाइवर्ट हो गई है। ठीक है, मान लीजिए पहले जब पास्ट में इस तरीके से चल रही थी तो इसने अपना पाथ अब चेंज कर लिया। तो ये जो सुस्ता रीजन है, अब ये आपका, इसकी कंट्री चेंज हो गई। कैसे, जो हमारी अभी हमने बात की थी ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके अंडर सुस्ता रीजन पड़ता था, नेपाल के अंडर था। ठीक है, और जो गंडक रिवर है इस ट्रीटी ने इसको इंटरनेशनल बॉर्डर बॉर्डर डिक्लेयर किया था बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, लेकिन गंडक रिवर के ऊपर मान लीजिए यहाँ पर सुस्ता था रीजन, नेपाल के अंडर आ रहा था,
इंडिया के अंडर नहीं था। लेकिन गंडक ने जब अपना रीजन ही पाथ चेंज कर लिया, तो अब ये जो एरिया है ये अब किसके अंडर आएगा? इंडिया के अंडर आ जाएगा, क्योंकि अब नेपाल का एरिया ये रह गया। ठीक, गंडक रिवर के इधर वाला पार्ट। तो रिवर के पाथ चेंज करने की वजह से जो ये सुस्ता रीजन है वो आपका डिस्प्यूट में रह रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सारा, तो एक बार रीड आउट कर लेते, थोड़ा और आपको समझ आ जाएगा। कि नेपाल का स्टैंड है कि काली रिवर ओरिजिनेट होती है लिम्पियाधुरा से स्टार्ट होती है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट है लिपू लेक के। तो इसीलिए काला पानी, लिम्पू दरिया एंड लिपू लेक ये सब ईस्ट पार्ट में पड़ते हैं रिवर के, एंड नेपाल के धारचूला डिस्ट्रिक्ट के अंडर आएंगे। ठीक है, अब जो ये लिपू लेक है इसे डिलीट कर दिया गया था इनके कंट्री के मैप से, यहाँ पर जो राजा थे, क्योंकि उन्हें इंडिया से फेवर चाहिए था। ठीक है, एंड जो टेरिटरी ऑफ काला पानी है वो ऑफर कर दी गई थी इंडिया को बाय द किंग महेंद्र आफ्टर 1962 इंडिया चाइना वॉर। क्यों कर दी गई थी? क्योंकि चाइनीज़ की वजह से उन्हें डर था कि कहीं नेपाल के ऊपर जो चाइनीज़ हैं वो कंट्रोल ना जमा ले, जैसे तिब्बत को उन्होंने अपने अंडर ले लिया था। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो किंग महेंद्र हैं वो इंडिया की हेल्प कर दी थी। ये नेपाल का स्टैंड है। ठीक है, अब जो काला पानी है वो पार्ट नहीं था इनिशियली इंडिया और नेपाल के बीच में, एक डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन नेपाल की टेरिटरी था ये, जो किंग ने इंडिया को टेम्परेरीली यूज़ करने को दी थी। तो उसके बाद से इंडिया ने अपने पास ही रख लिया है, तो भाई हमारे बीच में डिस्प्यूट बन गया है। ठीक है, और जो नया मैप है, मैंने बताया ना अभी 2020 में नेपाल ने अपना एक नया मैप रिलीज़ किया था, जिसमें इन्होंने अपनी बाउंड्री शिफ्ट कर दी थी। कहते हैं कि ये जो मैप है तो बहुत पहले से ही सर्कुलेशन में है, 1950 से, अभी नया नहीं है। इंडिया का क्या स्टैंड है? इंडिया कहता है काली रिवर ओरिजिनेट होती है लिपू लेक पास से होती है, काफ़ी नीचे से। तो जो सुगौली ट्रीटी है उसके अकॉर्डिंग जो ये एरिया है बाकी का काला पानी एंड लिपू दरिया वाला, वो इंडिया के का ही पार्ट बनेगा, नेपाल का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक, दूसरा ये स्टांस देता है इंडिया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं 19th सेंचुरी के, वो भी ये शो करते हैं कि जो काला पानी है वो इंडिया की साइड में है। ठीक है, एंड ये आपका पार्ट है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड का। मतलब रिकॉर्ड्स ही तो सब कुछ होता है, प्रूफ हमारे पास रिकॉर्ड्स है भाई, तो काला पानी हमारा है। ठीक है, ये इंडिया का स्टैंड है। अब क्या एफर्ट्स लिए गए हैं अभी तक इसे सॉल्व करने के लिए? तो 1980s में दोनों साइड्स ने बैठा दी एक वर्किंग ग्रुप, जॉइंट टेक्निकल लेवल बाउंड्री वर्किंग ग्रुप को सेटअप कर लिया कि भाई बाउंड्री खींच लो, ठीक है, बाउंड्री लगा लो। लेकिन जो ये डिमार्केशन की इस ग्रुप ने, उसने सिर्फ काला पानी और सुस्ता एरिया को छोड़ दिया, इन दोनों के ऊपर कोई डिमार्केशन नहीं हुई। फिर ऑफिशियली इंडिया ने इस काला पानी इशू को 1998 में वापस से उठाया कि डिमार्केशन कर लो। ठीक, दोनों साइड्स ने एग्री कर लिया, ठीक है कर लेते हैं, काला पानी को भी इंक्लूड कर लेंगे, जो भी बच गया एरिया सबका कर लेते हैं, 2002 तक कर लेंगे। 2000 में मिनिस्टीरियल टॉक्स भी हुई, लेकिन अभी तक कुछ खास हुआ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व कैसे कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन भी देना होगा मैं। तो जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसे आप सॉल्व कर सकते हो थ्रू इंटरनेशनल लॉज। और जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो दो प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, एक है एवल्शन एंड एक है एक्रीशन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सो थोड़ा उसको छोड़ दीजिएगा। एवल्शन में होता है कि कभी भी अगर कोई बाउंड्री है जो रिवर की या कोई भी शोर लाइन है, ठीक है, वो कोई वॉयलेंट एक्टिविटी की वजह से या कोई सडन एक्टिविटी की वजह से चेंज होती है, उसको हम बोलते हैं अवल्शन। ठीक, लेकिन अगर कोई भी आपकी वाटर जो बाउंड्री है, शोर लाइन है, वो कोई भी नेचुरली या ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज होती है,
उसको हम बोलते हैं एक्रीशन। ठीक, तो जो एवल्शन का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर कोई भी सोर लाइन एवल्शन के थ्रू चेंज हुई है तो बाउंड्री चेंज नहीं होगी। जो बाउंड्री पहले थी वो चेंज के बाद भी वैसी ही रहेगी, बाउंड्री को चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्रीशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि अगर नेचुरली धीरे धीरे ही वाटर ने अपने डिपॉजिट्स कर करके बाउंड्री में कोई भी डिपोजिशन करके अपनी बाउंड्री चेंज हो गई है तो भैया बाउंड्री चेंज होने के बाद मान ली जाएगी। ठीक है, चेंज कर दी जाएगी, पहले वाली नहीं मानेंगे, चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग ये कहता है कि इसी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो ये सुस्ता एरिया में हमारी जो रिवर है, गंडक रिवर है, जो बहुत ही ग्रेजुअली इसने अपना पाथ चेंज किया है। देखो इंडिया ने कुछ नहीं किया, ग्रेजुअली रिवर ने अपना पाथ चेंज किया है, जिसकी वजह से सुस्ता एरिया जो है वो इंडिया के अंडर आ गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग बाउंड्री अब चेंज हो जानी चाहिए, सुस्ता एरिया इंडिया के पास आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए, जो कि नेपाल के पास था पहले। ठीक है, अब बात करते हैं नेपाल क्या कह रहा है। नेपाल नहीं मान रहा, नेपाल एग्री नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नेपाल में जो पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है, उसमें जैसे मैंने कहा कि चाइना का इन्फ्लुएंस रहता है, तो वहाँ पर एक नेशनलिस्ट जो फीलिंग है उसको अरोज करने के लिए इस टॉपिक को, इशू को बनाया जाता है, उठाया जाता है। इंडिया की तरफ अब तक वहाँ पर काफ़ी हद तक एक अगेंस्ट में वहाँ पर जो फीलिंग है लोगों के बीच में उससे काफ़ी डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इस इशू को वो लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो नेपाल इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ की पॉलिटिक्स में इतना फेवरेबल नहीं रहेगा। ठीक है, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए इतना सॉल्व नहीं करना चाहते। ठीक है, सो ये था बाउंड्री डिस्प्यूट से रिलेटेड जो वहाँ पर हमारा इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट इशू के बारे में, जो है अग्निपथ स्कीम। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले नेपाल ने जो हमारी अग्निपथ स्कीम रिलीज़ हुई थी, तो इंडियन आर्मी ने तो अपनी रिक्रूटमेंट के लिए रैली शुरू कर दी थी वहाँ पे नेपाल में कि भैया आ जाओ, किसी को हमारे साथ रिक्रूट होना है। तो नेपाल पोस्टपोन कर रहा है, कह रहा है नहीं, कोई रैली वैली नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि नेपाल कहता है कि जो ये नई एंट्री का तरीका है इंडियन मिलिट्री में, ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट के अंडर नहीं आता है, कवर नहीं होता है, नॉट कवर्ड। अब ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था नेपाल, इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट इन 1947। ठीक है, एंड नेपाल का मानना है कि देखो अगर आपको इस स्कीम को यहाँ पर अप्लाई करवाना है नेपाल वालों के लिए, तो आपको इसे अप्रूव करवाना होगा हमसे। हमसे भाई कंसल्टेशन करो, पॉलिटिकली पूछो भाई, हमें ऐसे थोड़े ना कि तुमने कह दिया और शुरू हो जाएगा, नहीं, हमसे पूछो। ठीक है, तो इसीलिए वो इंडियन आर्मी से यही कह रही है, नेपाली गवर्नमेंट यही रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया आप अभी कोई कंडक्ट ना कीजिए। ठीक है, पहले काफ़ी टाइम पहले का हो गया ये, जब स्टार्टिंग में आई थी। अब जान लेते हैं कि ये एग्रीमेंट है क्या। ठीक है, और नेपाल के लोग हमारी आर्मी में क्यों रिक्रूट हो रहे हैं वो देख लीजिए क्यों। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेपाल एंड यूके के बीच में हुआ था, ताकि वो डिसाइड कर सके गोरखा जो सोल्जर्स हैं उनका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि ब्रिटिश क्या करते थे, पहले गोरखा सोल्जर जो हैं उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट करते थे। ठीक है, तो जब 1947 में ब्रिटिश को इंडिया से जाना था, तो अब आर्मी भी यहीं छोड़ के ही जाएंगे वो। तो आर्मी में जो नेपाल के गोरखा सोल्जर्स हैं उनका क्या फ्यूचर होगा, उसको डिसाइड करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक, आप देखते क्या टर्म्स हैं इस एग्रीमेंट के। इसमें ये था कि जो 4 रेजिमेंट्स होंगे गोरखा सोल्जर्स के, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा ब्रिटिश आर्मी को, बाकी सब इंडियन आर्मी में रहेंगे। ठीक, और इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही इंडिया ने फिर एक नई गोरखा रेजिमेंट भी बना ली एंड 11th गोरखा राइफल्स बनाई उन्होंने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और,
गोरखा क्या है? गोरखा वहाँ पे एक लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक। एंड ये जो गोरखा पीपल होते हैं काफ़ी फिजिकली फिट होते हैं, जिस वजह से इन्हें रिक्रूट करती थी ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो उनके उनसे रिलेटेड ये बात चल रही है, ठीक है। आगे देखिए और क्या इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। नेपाल के जो रहने वाले हैं, नेपाल में रहते हैं ये लोग, ठीक है। ये जो नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा सोल्जर्स हैं, इनकी जो भी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो भी सब इसी एग्रीमेंट के अंदर दी गई थी कि भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, और रिटायर होने के बाद इन्हें क्या बेनिफिट्स और क्या पेंशन दी जाएगी, ठीक है। अब जो गोरखा सोल्जर्स हैं, मैंने क्यों कहा कि ये बहुत मतलब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि पाकिस्तान, इनकी इम्पोर्टेंस आप देख सकते हो कैसे, कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हम हो रहे थे उस टाइम पे, और चाइना 1962 की वॉर के बाद रिक्वेस्ट करते हैं नेपाल से कि गोरखा सोल्जर्स उनकी आर्मीज में दे दो, हमारी आर्मी में भेज दो, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक। तो आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट लोग हैं ये लोग, ठीक है, कितने फिजिकली फिट है, कितने ज़रूरी है। लेकिन जो इंडिया है वो देखो इतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता नेपाल पे गोरखा सोल्जर्स को लेकर, तो थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं लोग कि बैलेंस बना लें। इंडिया काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करता है नेपाल की डोमिसाइल ट्रूप्स और इंडियन के बीच में, ठीक है। और अभी रिसेंटली 2016 में एक प्योर इंडियन गोरखा बटालियन भी बनाई गई थी, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या प्रैक्टिस है, कैसे जो नेपालीज़ हैं वो इंडक्ट होते हैं सोल्जर्स। कोई भी नेपाली इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है, चाहे जवान हो चाहे कोई ऑफिसर रैंक का हो, मतलब ऑफिसर रैंक पर भी इंडक्ट हो सकता है। अब जो सिटीज़न है नेपाल का, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इन दोनों के एग्ज़ाम दे सकता है और इंडियन आर्मी को एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अब जो नेपाली आर्मी है वो अपने ऑफिसर्स को भेजती भी है इंडिया के मिलिट्री एकेडमीज़ में, कॉम्बैट कॉलेजेस में ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। अब जो इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ऑनरी चीफ ऑफ इन नेपालीज आर्मी भी बन सकते हैं। एंड जो कन्वेंशन है ये जो स्टार्ट हुई है ऑनरी चीफ ऑफ नेपालीज आर्मी बनने की, ये 1972 से स्टार्ट हुई है, ये कन्वेंशन है एक सिंपल, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है नेपालीज के लिए, क्यों अच्छी थी ये वाली ट्रीटी, क्यों उनको लगा कि हाँ ठीक है ऐसी ट्रीटी कर लेते हैं साइन, क्योंकि गोरखास अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो यहाँ से जो भी उनकी सैलरी वगैरह, जो भी वो पैसा जमा बचा रहे हैं, उसे कहाँ भेजेंगे, अपने कंट्री में भेजेंगे, नेपाल में भेजेंगे अपनी फैमिलीज़ के पास। उसको हम क्या कहते हैं, उस ट्रांसफ़र ऑफ मनी को रेमिटेंसेस कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल सोर्स बन जाता है नेपाल के लिए रेमिटेंसेस मिलने के लिए, कि गोरखास जो फॉरेन आर्मी में काम कर रहे हैं वो अपने नेपाल में पैसा आएगा, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक गुडविल है, जो भी रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं, जो भी इन आर्मी में काम कर चुके हैं नेपाल वाले, वो रिटायर्ड पर्सनल काफ़ी अच्छा एक गुडविल रखते हैं, एक लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इसलिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये नेपाल के लिए भी, ठीक है। तो ये पूरा जो इशू था अग्निपथ स्कीम का, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ट्राई पार्टाइट एग्रीमेंट क्या है नेपाल और इंडिया के बीच में, क्यों नेपाल मना कर रहा था, ठीक। तो याद रखिएगा क्यों कर रहा था, कह रहा था कि भाई देखो यूनिलैटरली मत करो, हमारे यहाँ के रेजिडेंट आपकी आर्मी में जा रहे हैं तो भैया आप हमसे भी अप्रूव करवा लो, कुछ पॉलिटिकल कंसल्टेशन हमसे भी कर लो, ठीक है। और क्या कह रहे थे कि भाई जब तक आप ऐसा नहीं करते तो हम नहीं देना चाहते अपने इंडियन, हमारे सिटीजन्स को आपकी आर्मी में, ठीक है। सो चलिए लास्ट आपका जो इशू है इंडिया और नेपाल के बीच में वो देख लेते हैं, वो है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, नेपाल जो है वो कंसल्ट करेगा इंडिया को कि अगर उसे कोई भी आर्म्स इंपोर्ट करने हैं किसी भी नेशन से अदर देन इंडिया, तो इंडिया से पूछेगा, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। दूसरा,
इस ट्रीटी में और क्या अलाउ किया गया है? इस ट्रीटी में नेशनल ट्रीटमेंट दोनों नेशंस एक दूसरे को एक्सटेंड करेंगे। जैसे WTO के अंदर नेशनल ट्रीटमेंट का क्लॉज है ट्रेड करने के लिए, ये वैसा ही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वही समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है कि भाई आपके गुड्स अगर हमारी कंट्री में आते हैं तो हम अपने गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, जिससे कि आपके गुड्स हमारे यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए, ठीक है। मतलब अच्छा खासा आपको ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा बहुत कम ही लगाएंगे, बस हाँ आपको करने देंगे ट्रेड, ठीक है। आपके गुड्स के साथ ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, तो उसको कहते हैं नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज। तो ये ट्रीटी ये भी देती है, ठीक है। आगे और क्या है, जो सिटीजन्स हैं उनको पावर दी गई है कि उन्हें सेम प्रिविलेजेस मिलेंगे, किस रिगार्डिंग? प्रॉपर्टी, ट्रेड, रेजिडेंस एंड मूवमेंट इन बोथ द कंट्रीज, ठीक है, दोनों ही नेशंस के। इसका मतलब क्या हुआ? नेपाली के जो सिटीजन्स हैं वो इंडिया में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं और इंडियन सिटीजन भी सेम नेपाल में कर सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन कहीं पर भी नेपाल में रह सकता है, कोई भी नेपाली सिटीजन वो भी इंडिया में कहीं पर भी रह सकता है, ठीक है, अंडर नेशनल ट्रीटमेंट। इसी क्लॉज के अंडर ही है ये। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ट्रीटी का वो ये भी है, ओपन बॉर्डर्स। पता है ना कि इंडियन सिटीजन्स को अगर नेपाल में जाना है तो कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही नेपाली सिटीजन्स को भी है, अगर उन्हें इंडिया में आना है तो उन्हें कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज़, इस ट्रीटी में ये भी कहा गया है कि दोनों ही पार्टी, कोई भी एक पार्टी अगर कहती है कि भाई अब चेंज करो इस ट्रीटी में, तो चेंज के लिए पूछ सकती है, वो डिमांड कर सकती है, ठीक है। अब इस ट्रीटी को लेकर इश्यूज़ क्या हैं, क्या प्रॉब्लम है इस इशू को, ये लेगेसी इशू क्यों बना हुआ है? ये जो ट्रीटी है नेपाल के साथ, नेपाल के मैं इश्यूज बता रही हूँ ये, ठीक है, नेपाल का क्या स्टैंड है। नेपाल को लगता है कि देखो, अगर ओवरऑल देखें तो ये ट्रीटी काफ़ी हद तक नेपाल के फेवर में है, फिर भी उसे इश्यूज़ हैं। तो देख लो क्या है। सबसे पहला तो ये है, नेपालीज कहते हैं कि कंप्लेन करते हैं कि ट्रीटी कंक्लूड कब हुई थी? 1950 में। किसने की थी? राणा रूलर थे वहाँ पे, जो राजा थे एक राणा, ठीक है, उन्होंने कंक्लूड की थी, उन्होंने साइन की थी इंडिया के साथ। लेकिन नेपाल में तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही कम हो चुकी थी बाद में, तब नहीं मानते, ठीक है। इसलिए उनको प्रॉब्लम है कि भाई साइन किसने किया है? उस रूलर ने किया जिसे हम पसंद नहीं करते। दूसरा है जो उनको प्रॉब्लम है कि जो कुछ एक सेक्शंस हैं, सर्टेन सेक्शंस जो है नेपाल में, वो ये भी एलिज करते हैं कि ये जो ट्रीटी है जिस तरीके से साइन की गई थी उसमें नेपाल को इंडिया काफ़ी एक छोटा स्टेट मान के ट्रीट कर रहा है इस ट्रीटी में, इक्वल स्टेटस नहीं दिया हमें, बराबरी में नहीं माना, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है उनको? उन्होंने कहा है कि ये देखो जो साइन की थी ना ट्रीटी, साइन करने के टाइम पे इंडिया के बिहाफ पर किसी ऐसे पर्सन ने साइन की है जिसका डेजिग्नेशन नेपाल के पीएम से कम था। लेसर डेजिग्नेशन के पर्सन ने, जो पीएम है नेपाल से के, उनसे कम डेजिग्नेशन के पर्सन ने साइन की थी, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए इंसल्ट है, ऐसा नेपालीज कहते हैं, डिसरेस्पेक्टफुल है प्रोटोकॉल के लिए। तो ये कुछ एक उनके इश्यूज हैं इस ट्रीटी को लेकर, जो अभी तक टेंशन के लिए बात बनी हुई है, ये इशू रहता ही है, ठीक। अब एक दो जो जुलाई के अंदर आपके करंट अफेयर्स में ये रहा है, जो न्यूज़ आई है वो क्या रही है, वो दो न्यूज़ और हैं जो मैंने यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दी हैं, वो देख लीजिए। बाकी हमारा हो चुका है, स्टैटिक पोर्शन देख लिया हमने, नेपाल के बारे में जान लिया, जो करंट विजिट हुई थी उसमें क्या एग्रीमेंट्स हुए थे वो सब देख लिए। लास्ट में अभी जुलाई में ही आया है कुछ दिन पहले कि कुर्था बिजालपुर सेक्शन रेलवे लाइन है, जयनगर बिजालपुर बद्रीबास, ये पूरा एक रेल लाइन है। ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है उसी का एक हिस्सा है
कुर्था बिजालपुर सेक्शन, ठीक, पूरे जयनगर वाले सेक्शन का ही पार्ट है, जो अभी फिलहाल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है, जो इंडिया और नेपाल को लिंक कर रहा है, ठीक है। इसलिए न्यूज़ में था। दूसरा है, नेपाल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि जो ओपन बॉर्डर्स है दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम? जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं सिक्योरिटी वाले। तो भाई कोई स्ट्रिक्टनेस लाओ, ओपन बॉर्डर से तो दिक्कत हो रही है। तो इंडिया की तरफ से बात थी कि हाँ ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। अब देखो, जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन बॉर्डर्स हैं, दो ये ऑप्शन है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम? क्लोज कर दें या स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दें। क्लोज कर नहीं सकते, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, हिमालय से आपका सराउंडेड है, नॉट फ्रॉम, इसको देख लेना, ये सराउंडेड है, तो इंडिया के थ्रू ही इसका आना जाना हो सकता है गुड्स का, लोगों का। तो आप बॉर्डर तो क्लोज नहीं कर सकते हो, कैसे सरवाइव करेंगे? इकोनॉमी पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा वहाँ के। तो इसीलिए कहा है कि ठीक है, हम स्ट्रिक्टनेस काफ़ी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है नेपाल से जो टच होते हुए इंडिया की जो स्टेट्स हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, ये जो स्टेट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। नेपाल से भी कुछ लोग यहाँ पर ट्रैफिक किए जाते हैं और इंडिया वाले भी। सो ये था आपका इंडिया नेपाल रिलेशंस, एंड आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो, एंड कुछ भी प्रोनाउंसिएशन या कुछ भी मिस्टेक रही हो तो आई होप आप थोड़ा सा उसे छोड़ देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई ट्राई कि मैं ऐसा ही कुछ और आपके लिए यूज़फुल दोबारा लेकर आऊँ। ओके।